स्थिति हम देखें, उसके बाद अब भारत का आकार देखते हैं। भारत का जो आकार है यहाँ देख सकते हो, तुम त्रिभुज बनाते हो जैसे उस प्रकार से देखो त्रिभुजाकार। जैसे यहाँ पे देखो इधर का त्रिभुज अलग बना है, इधर का त्रिभुज अलग बना है। भारत का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। कैसा है? त्रिभुजाकार। वो देखेंगे सबसे पहले यहाँ भारत के क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल विश्व का मतलब पूरे दुनिया का जो है भारत 2% हिस्सा पर बसा हुआ है। भारत कितना प्रतिशत हिस्सा बसा है? 2%। और भारत का आकार क्या है? त्रिभुजाकार है। इसके बाद फिर देखेंगे भारत के स्थलीय सीमा रेखा। स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई, स्थलीय सीमा देखोगे भारत जो है 3 ओर से जल से घिरा है, 3 ओर से जल से घिरा है, और उसके बाद 2 ओर से 3 ओर से जल से गिरा है और 1 ओर से स्थल से गिरा है। 3 ओर से जल से गिरा है और 1 ओर से स्थल से गिरा है। इसलिए भारत के इस हिस्सा को प्रायद्वीपीय क्षेत्र भी कहते हैं। तो ये देखोगे प्रायद्वीपीय क्षेत्र, तो पहले हम देखेंगे स्थल। स्थल में इधर क्या है? इधर पता है आपको पाकिस्तान है, यहाँ पे ऊपर में चीन है, इधर म्यांमार है, इधर नेपाल है। तो ये देखो जमीन वाला हिस्सा हो गया, इसीलिए इधर का जो बोलेंगे स्थलीय सीमा रेखा, मतलब भारत के ऊपर में स्थल बसा है, इसलिए स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। उसके बाद तटीय सीमा रेखा की लंबाई द्वीप सहित कहने का तात्पर्य भारत के छोटे छोटे द्वीप भी है। जैसे तुम देखोगे मतलब तुम्हारा एक जगह खेत है, उसके बाद कई कई छोटे छोटे खेत भी होते हैं, मतलब जो तो क्या करोगे तुम? सारे खेत को ना बोलोगे मेरे पास इतना खेत है। वही बोला जा रहा है, जो मतलब भारत के द्वीप है अलग अलग, जिसको अंडमान निकोबार कहते हैं। इधर भी छोटे छोटे द्वीप हैं। तो इस सब द्वीप को शामिल करके नया डाटा जो इधर है इसका 11,098 किलोमीटर है। मतलब भारत के तटीय सीमा रेखा, तटीय सीमा रेखा किसको बोलते हैं? जो क्या बोलते हैं? सागर के पार हो, मतलब सागर के बगल में बसा हो, यानी पानी जो है वो जिससे से पानी लगता है उसको तटीय सीमा रेखा बोलते हैं। कितना है? 11,098 किलोमीटर। अच्छा, फिर देखेंगे भारत के मुख्य भूमि का अंतिम छोर। जैसे ये भारत का पूरे भूमि है, तो सबसे अंतिम छोर देखेंगे, मतलब भूमि का अंतिम छोर देखते हैं। वैसे तो अगर देखेंगे सबसे दक्षिणतम बिंदु तो अब पढ़े थे, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। लेकिन यहाँ पे देखेंगे भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो है कन्याकुमारी। कौन है? कन्याकुमारी है। उसके बाद फिर देखोगे इसके बाद भारत के जो है आपका प्रायद्वीपीय आकार, भारत का प्रायद्वीपीय जो आकार है, प्रायद्वीपीय आकार अभी तुरंत बोले हैं, जो भारत 3 ओर से क्या है? जल से घिरा हुआ है। भारत 3 ओर से जल से जो घिरा हुआ है, इधर जो देखोगे तो आपको पूरब में जो है, पूरब में इधर है बंगाल की खाड़ी। पूरब में क्या है? बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में क्या है? अरब सागर। पश्चिम में अरब सागर। उसके बाद दक्षिण में देखोगे तो कौन सा? हिंद महासागर। तो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है ना हुआ। पूरब में क्या है? बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में क्या है? अरब सागर। और दक्षिण में हिंद महासागर। फिर देखोगे भारत के जो है स्थलीय सीमा रेखा, मतलब यहाँ पे भारत के स्थल पे जो होता है टाइम का जो कुछ अंतर होता है, समय का जो अंतर है, यहाँ देखो अरुणाचल प्रदेश यहाँ बसा हुआ है सबसे पूरब में, और यहाँ पे है कच्छ। अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच, यानी अरुणाचल प्रदेश में अगर कोई व्यक्ति है, वहाँ से अगर कच्छ में रह रहे किसी व्यक्ति को फ़ोन करेगा तो बोलेगा मतलब वहाँ कितना बज रहा है, तो यहाँ 2 घंटा का अंतर होगा। अरुणाचल प्रदेश में यदि मान लो 6 बज रहा होगा तो वही टाइम कच्छ में 8 बज रहा होगा। जैसे अरुणाचल प्रदेश में सुबह सुबह धूप उगेगी, मतलब सुबह होगा धूप उगेगी, सूर्य उदय होगा, तो इस टाइम में क्या होगा? यहाँ पे कच्छ में अंधेरा हुआ रहेगा। तो वही तुम देखो, तो हम क्या बताएं आपको, भारत के अरुणाचल प्रदेश एवं कच्छ के बीच स्थानीय सीमा रेखा की लंबाई, मतलब स्थानीय सीमा में 2 घंटा का अंतर होता है। कितना घंटा का? 2 घंटा का। और उसके बाद फिर देखोगे, अच्छा ये जो कितने घंटा का अंतर होता है, और भारत में तुम जो समय देख रहे हो उस समय देखने के लिए मतलब एक रेखा निर्धारित की गई है जहाँ से समय को मापा जाता है, जिसको बोलते हैं समय मानक रेखा। तो भारत के बीचों बीच एक समय रेखा गुजरी है जो कि 82 पॉइंट मतलब इसको 82 डिग्री 30 मिनट भी बोलते हैं, पूर्वी देशांतर गुजरी है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरी है। कहाँ से गुजरी है? इलाहाबाद के नैनी से। अब फिर देखें यहाँ पे हम पढ़े थे, जो भारत जो है पूरे विश्व का 2% हिस्सा जमीन पे बसा है, तो भारत से कुछ बड़े देश भी होंगे। तो विश्व के 7 बड़े देश होते हैं। विश्व के कितने बड़े देश हैं? 7। उसमें आपका रूस है। कौन है? रूस। उसके बाद कनाडा आता है, उसके बाद अमेरिका आता है, उसके बाद चीन आता है, चीन के बाद ब्राजील आता है, ब्राजील के बाद आएगा आपको ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का स्थान होता है। मतलब भारत से 6 बड़े देश पहले है। कौन कौन है? रूस है, साथ बोलो, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितना डिग्री पे गुजरती है? 23.5 डिग्री। अच्छा, उसके बाद भारत के ये बीचों बीच गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है।
कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है, जो कि भारत को 2 भागों में बांटती है। और ये पड़ोसी राज्य झारखंड के राजधानी रांची से जाता है, झारखंड के राजधानी से जाता है, मतलब रांची से जाता है। उसके बाद एक पड़ोसी देश है बांग्लादेश, ये कर्क रेखा बांग्लादेश से भी जाती है। तो कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच गुजरती है। उसके बाद ये गुजरते हुए किसकी राजधानी, तो रांची तक होते हुए जाता है। उसके बाद फिर किस देश से, तो बांग्लादेश से गुजरती है। फिर देखेंगे भारत का मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटा आगे है। ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, ये जो है मतलब ब्रिटेन के ग्रीनविच नाम के एक स्थान था जहाँ से समय को निर्धारित किया गया और वहाँ से देखा जाता है समय कितना टाइम हो रहा है। जैसे कोई ब्रिटेन में है इस टाइम में और यहाँ पे है, अगर उससे दोनों को फोन करके टाइम पूछा जाएगा तो भारत के टाइम 5.5 घंटा उससे आगे है। तो भारत देखोगे यहाँ पे ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम जोन होता है, जहाँ से टाइम निर्धारित किया जाता है, वहाँ से 5.5 घंटा आगे है। फिर देखेंगे हम जो भारत के है जो बीचों बीच कर्क रेखा, मतलब भारत के नीचे से विषुवत रेखा गुजरी है। विषुवत रेखा जो होती है भारत के नीचे से गुजरती है। जैसे मतलब मान लेते हैं ये भारत का है, ऊपर वाला क्षेत्र इधर है, नीचे से इधर से गुजरी है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा जो गुजरती है, तो विषुवत रेखा यदि ज्योग्राफी में और डीपली से पढ़ा जाता है, इसमें अगर अक्षांश जैसा अंतर पढ़ा जाता है, तो ये जो है ये है आपको विषुवत रेखा। और ये विषुवत रेखा पे सूर्य का जो होता है रोशनी पड़ती रहता है हमेशा, विषुवत रेखा के इर्द गिर्द ऊपर नीचे घूमते रहता है। और विषुवत रेखा से ये भारत पे जो होती है धूप का रोशनी तिरछा पड़ती है। कैसा तिरछा पड़ती है, जिस कारण से तुम देखो कि भारत के नीचे वाली यानी भारत को 2 गोलार्ध में बांटा जाता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। भारत के उत्तरी गोलार्ध में ठंडा पड़ती है हमेशा, उसके बाद निचली गोलार्ध में गर्मी पड़ती है। इसीलिए इस टाइम में भी अभी भी जम्मू कश्मीर के लोग क्या करते हैं, वहाँ के लोग स्वेटर पहनते हैं। और यहाँ के केरल के लोग जो होते हैं वो पुरुष जो होते हैं लुंगी पहनते हैं। अंतर क्यों, क्योंकि यहाँ के जो है विषुवत रेखा से जो है सूर्य का रोशनी तिरछा पड़ते हैं भारत के, इस कारण से भारत के आधा भाग में ठंडा और आधा भाग में गर्मी पड़ती है। उसके बाद फिर वही देखो हम लिखे भारत के नीचे से विषुवत रेखा गुजरती है, जिस कारण से भारत पर सूर्य का किरण जो होती है तिरछी पड़ती है। और तिरछी पड़ने के कारण उत्तर भारत में जो है जाड़ा तथा दक्षिण भारत में गर्मी पड़ती है, जिस कारण से हम बताएं आपको जो ये है जम्मू कश्मीर में ठंडा पड़ती है, यानी जम्मू कश्मीर के लोग अभी भी स्वेटर पहनते हैं। और दक्षिण भारत यानी केरल के लोग अभी मतलब गर्मी में लुंगी पहनते हैं, पुरुष जो होते हैं लुंगी पहनते हैं। फिर है केरल में सबसे छोटी दिन एवं सबसे बड़ी दिन में अंतर, सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन में अंतर 45 मिनट का होता है। यानी समय के अनुसार केरल का जो है, केरल में सबसे छोटा दिन 45 मिनट, मतलब सबसे छोटा और सबसे बड़ा दिन में 45 मिनट का अंतर होता है। वहीं अगर हम चलेंगे लद्दाख की राजधानी लेह में, तो वहाँ सबसे छोटा और सबसे बड़ा दिन में 5 घंटा का अंतर होता है। अब ये अंतर कैसे, जैसे आज अगर मतलब सबसे छोटा दिन है, तो फिर किसी रोज आकर के सबसे बड़ा दिन जो होगा, तो आज के टाइम और सबसे बड़ा टाइम में नहीं बोलते हैं, जो मतलब कभी बोलता है जो आजकल रात लंबा होने लगा है, दिन छोटा करने लगा है, इसी अनुसार से हम बोले दिन जो होता है मतलब केरल में 45 मिनट का सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन में अंतर होता है। और वही जो होता है क्या कहते हैं लद्दाख की राजधानी लेह में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन में 5 घंटा का फर्क होता है। अच्छा, दुनिया का एकमात्र देश भारत है जिसके नाम पे महासागर का नाम है हिंद महासागर। और इस पे वर्चस्व भी हिंद महासागर पे वर्चस्व यानी हिंद महासागर पे अधिकार भी सिर्फ भारत का ही होता है। अगर हिंद महासागर में कुछ घटना होगी उसका जिम्मेदार भारत होता है, मतलब जिम्मेदार यानी घटना घटता है। जैसे नहीं देखते हो, यदि तुमने घर के बगल में कुछ घटना घटा उसका देख रेख यानी तुमसे पूछने जाता है लोग, मतलब तेरा घर के बगल में कैसे घटना घट गया। उसी प्रकार से यहाँ जो है हिंद महासागर जो है ये भारत के नाम पर रखा गया है, हिंद महासागर के नाम यानी हिंदुस्तान के नाम पर, इसलिए इस महासागर का देखरेख करने का काम भारत ही करता है। और इसी प्रकार से हम देखेंगे तो भारत जो है विश्व के अनेक देश, मतलब अनेक देश, दूसरा पड़ोसी जो होता है, तुम जो अगर गांव में रहते हो तो अपने पड़ोसी के साथ संपर्क रखते हो ना। अगर पड़ोसी के साथ संपर्क नहीं रखेंगे तो मतलब झगड़ा होगा या कुछ इमरजेंसी सब होगा तो कोई सहायता करेगा नहीं करेगा। तो पड़ोसी के साथ हमेशा देश हो, दुनिया हो, गांव हो, टोला हो, घर हो, उसमें क्या करता है हमको संपर्क बनाकर रखना पड़ता है। तो भारत के जो है आप लोग जानते ही हैं, भारत के बीचों भारत के तीन भाग में क्या है, जल है और एक भाग में स्थल है। यानी उत्तर में जैसे पढ़ते हो भारत के चौथी में उत्तर में हिमालय पर्वत है ना, दक्षिण में क्या है हिंद महासागर है, इधर देखोगे बंगाल की खाड़ी है मतलब पूरब में, और पश्चिम में अरब सागर है। ठीक, तो यहाँ हम देखेंगे 3 ओर से जल के द्वारा जाता है, यानी जल के द्वारा जहाज से हम क्या करते हैं दूसरे देश से सामान मंगाते हैं और जाते हैं। वही देखेंगे हम इधर जो देखते हैं मतलब ऊपर में पर्वत है,
कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत है। तो हिमालय पर्वत जैसे देखोगे, पर्वत के बीचों बीच जो कटी रास्ता रहती है, इसको दर्रा बोला जाता है। तो इस दर्रा के माध्यम से क्या करता है भारत दूसरे देश के संपर्क करता है। वही देखो, भारत विश्व के अन्य देशों से संपर्क केवल जल मार्ग से नहीं, बल्कि उत्तर के विशाल पर्वतमाला हिमालय में स्थित दर्रा के माध्यम से भी करता है। इतना समझ में आ गया सबको? आता है सार्क किसे कहते हैं? सार्क कहने का तात्पर्य ये होता है, देखो जैसे कई देश मिल करके एक ग्रुप बनाया और उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो भी कुछ कष्ट हो, पीड़ा हो, सब देश मिल करके, यानी इसमें 8 देश के सदस्य हैं, 8 देश मिल करके क्या करेंगे, एक साथ मिल करके अपना कष्ट का निवारण करेंगे या जो भी हो उसके लिए अपने साझेदारी बनाएंगे। जैसे गौसम में होता है 5-10 लोग मिल करके कोई बैठक विचार करता है, उसी प्रकार से देश इसमें 7-8 देश मिल करके विचार करते हैं और देश का भला करते हैं। तो सार्क में देखोगे, इसमें सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसका स्थापना जो हुआ था 8 दिसंबर 1985 में हुआ था। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुआ था। तो कहाँ? बांग्लादेश के ढाका में, बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। और इसका हेड क्वार्टर यानी सार्क का मुख्यालय काठमांडू है, जो कि काठमांडू नेपाल का राजधानी भी है। अब इसमें देखोगे सदस्य की संख्या कितनी है, तो सदस्य 8 देश सदस्य है। इसका कितने देश सदस्य? 8 देश सदस्य होगा। तो अब 8 देश जो है भारत के इर्द गिर्द ही है। जैसे भारत के इर्द गिर्द देखेंगे हम, उसके बाद है नेपाल आपके देखेंगे, मतलब भारत में स्थित है नेपाल। फिर उसके बाद आता है भूटान के बाद आता है बांग्लादेश। भारत में सार्क में कितने देश सदस्य हैं? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। सार्क में कितने सदस्य? 8 सदस्य हो गए हैं। 8 में मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल, भूटान, बांग्लादेश आता है। उसके बाद फिर देखेंगे जो हम, ये तो आपको सार्क का सदस्य हो गया, मतलब ये 8 देश सदस्य देश है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखोगे जो भारत से, ये भारत है, भारत के स्थल यानी भारत आपको बताए थे, भारत 3 ओर से जल से गिरा है, एक ओर से स्थल से गिरा है। तो भारत का जो स्थल से कितने देश सटता है वो देखेंगे, तो भारत के स्थल से 7 देश सटता है। 7 देश में देखेंगे, इधर आपका पाकिस्तान सटेगा, उसके बाद जस्ट ऊपर में अफगानिस्तान, और पूरा सा इधर का बॉर्डर बनता है इसका चीन का। तो भारत के बगल में आता है पाकिस्तान, इधर पाकिस्तान आ रहा है, इधर बोर्ड में समझोगे उधर। उसके बाद चीन आता है। यहाँ पे देखोगे भारत के उत्तर में, जहाँ नेपाल भी भारत के बॉर्डर से सटता है। उसके बाद फिर यहाँ छोटा सा है भूटान सटेगा। उसके बाद भूटान के बाद आता है आपका, इधर आएगा म्यांमार, इधर वाला देश हो जाता है म्यांमार। उसके बाद यहाँ पे आता है बांग्लादेश। तो भारत के सीमा से 7 देश सटता है। कौन कौन? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार आता है। उसके बाद फिर हम देखेंगे जो यहाँ पे श्रीलंका है। देखोगे भारत का नक्शा कहीं भी देखोगे तो भारत के नक्शा के आपको नीचे में श्रीलंका मिलेगा। तो श्रीलंका है, और उसके बगल में यहाँ पे कुछ दूर में जाकर के यहाँ पे मालदीव है। मालदीव और श्रीलंका ये दोनों देश भारत के पड़ोसी देश हैं, और ये महासागर में स्थित है। कौन सा महासागर? हिंद महासागर में। तो ये द्वीपीय, भारत के द्वीपीय पड़ोसी देश कहलाते हैं मालदीव और श्रीलंका। उसके बाद फिर आते हैं भारत और श्रीलंका। तुम देखो कि भारत और श्रीलंका यहाँ पे रामायण में भी देखा गया था, जो भारत और श्रीलंका में कौन था? रावण था, भारत में राम था। तो ये जो राम और रावण मतलब दोनों से युद्ध हुआ था, तो राम जो श्रीलंका गए थे, यहाँ से धनुष कोटी से एक ब्रिज यानी पुल बनवाए थे, जो वानरों की सेना के द्वारा बनाया गया था, जिसको एडम ब्रिज कहते हैं। उस टाइम में एडम ब्रिज कहा जाता है उसको। उसके बाद अब ये जो ब्रिज बनवाए थे, तो कितना किलोमीटर मतलब था वहाँ पे रास्ता खाली जो वहाँ से बनवाया, तो तुम देखोगे भारत और श्रीलंका के बीच की दूरी 24 मीटर थी। वहाँ पे धनुष थी, श्रीलंका के 24 मीटर थी। पे उन्होंने क्या बनाया? ब्रिज बनवाए यानी पुल बनवाया। और ये देखते हैं भारत श्रीलंका के बीच क्षेत्र जो क्या कर 2 बड़े जल राशि को पर 2 बड़े जल क्षेत्र को जोड़ेगा और 2 बड़े स्थल को अलग करेगा, उसको बोलते हैं
तो पाक यहाँ पे है। पाक जल संधि के द्वारा क्या करता है, भारत और श्रीलंका अलग होता है। उसके बाद फिर मन्नार की खाड़ी भी यहीं पे है। ठीक, भारत और श्रीलंका के बीच में क्या क्या है, मन्नार की खाड़ी है। उसके बाद अलग किस कौन सी जल संधि से होती है, तो पाक जल संधि के द्वारा अलग होती है। फिर आगे हम देखेंगे जम्मू कश्मीर। कहाँ पे है जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर में जो हमारे देवों के देव जिसको बोला जाता है महादेव, महादेव जी का मंदिर कहाँ पे है और महादेव जी कहाँ पे बैठे रहते थे? कैलाश पर्वत पे। सुना है कैलाश पर्वत पे बैठे थे। कैलाश पर्वत जो है तिब्बत पठार है और ये कैलाश पर्वत पठार और वहीं पे माउंट आबू भी है। जब लोग एक बार क्या करने चाहते हैं, तिब्बत मतलब पर्वत का दर्शन और उस्मान पर चढ़ जाना। ये कैलाश पर्वत दोनों तिब्बत में है। यहाँ पे चीन अधीन है। इसलिए क्या कभी कभी क्या करते हैं, मतलब के लोगों के लिए बंद करा देते, मतलब कैलाश पर्वत के भूटान जो है एक छोटा सा देश है। भूटान छोटा देश होने के कारण भूटान की जिम्मेदारी जब चीन के बढ़ते बढ़ते देश क्या होते थे, देते थे उसके पड़ोसी देश होते थे, उसको अपने अधिकार में लेता। तो भूटान छोटा देश होने के कारण अपना सारा जिम्मेदारी भारत को बोला, तो आज से आपका गिरेगा, मेरा देख रेख गिरेगा और मेरा सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, भारत के ऊपर है। भूटान की सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत। फिर कहीं पर देखेंगे भारत और चीन के बीच में जो सीमा बनाती है, भारत और चीन के सीमा भारत और चीन के भारत और चीन के सीमा रेखा में एक बहुत सीमा रेखा। उसके बाद फिर आता है पूर्वांचल की पहाड़ी। जैसे पूर्वांचल की पहाड़ी में देखेंगे भारत का देश रहता है, फिर देखने के बाद भारत का भारत से जो ऊपर है पूर्वांचल रेखा, इधर देखेंगे हम, इधर हिमालय पर्वत आता है। हिमालय पर्वत आता है। हिमालय पर्वत यहाँ से होते हुए इधर हिमालय पर्वत की पूरी श्रृंखला है। ये पर्वत इधर होते हुए यहीं तो पूर्वांचल की पहाड़ी बन जाती है। पूर्वांचल की पहाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर जाएगी। यहाँ आकर के ये ऐसे भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाता है। उसके बाद फिर यहाँ से पूर्वांचल की पहाड़ी बंगाल की खाड़ी जो इधर इसमें डूब जाएगा। उसके बाद फिर आगे चल करके यहाँ पे ऊपर आता है पूर्वांचल की पहाड़ी, और यहाँ पे जैसे ऊपर आता है तो यहाँ पे क्या बनाता है, अंडमान निकोबार। तो पूर्वांचल की पहाड़ी ही तुम देखोगे यहाँ से हिमालय के पहाड़ी आगे बढ़ता है, और उसके बाद यहाँ से पूर्वांचल की पहाड़ी भारत और म्यांमार के बीच सीमा बना करके उसके बाद बंगाल की खाड़ी में डूब जाता है। फिर उसके बाद अंडमान निकोबार का निर्माण करता है। फिर वही देखे पूर्वांचल की पहाड़ी म्यांमार और भारत के बीच भारत को अलग करता है, यानी सीमा रेखा का काम करता है। उसके बाद ये भी नीचे जाकर के बंगाल की खाड़ी में डूब जाएगा और फिर आगे जाकर के अंडमान निकोबार का निर्माण करता है। फिर भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का जो नाम है रेड क्लिफ सीमा रेखा। भारत आप जानते हैं पाकिस्तान जो है भारत का पड़ोसी देश है। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच इधर जो सीमा रेखा है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ सीमा रेखा। ओके, फिर उसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पे जल संधि किसे कहते हैं। जल संधि जल का वह संकरा भाग जो क्या करता है, दो बड़े जल राशि को अलग करता है। उसके बाद दो बड़े भूखंड को जोड़ने का काम करता है, उसे हम जल संधि बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देखे थे भारत और श्रीलंका के बीच भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा था, जल संधि, पाक जल संधि। और यहाँ पे देखें सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य देखेंगे तो हम यहाँ पे पश्चिम बंगाल आता है। पश्चिम बंगाल जो आता है सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। यहाँ पे देखो पश्चिम बंगाल का यहाँ से लेकर के निकलता है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे करके आता है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल आता है। ये पश्चिम बंगाल इसकी अवस्थिति इधर है। तो उसके बाद फिर हम देखेंगे सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो पढ़ाई सबसे देखो भारत का अगर बोलेंगे हम स्थल का सबसे दक्षिणतम बिंदु तो कन्याकुमारी आती है। और पूरे भारत का सबसे बोलेंगे तो एक आ जाएगा आपको इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट एक टाइम का भारत